समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग कंप्यूटर की संरचना नामक एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर की संरचना होती कैसी है, ठीक। तो कंप्यूटर का जो निर्माण है, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इस इकाइयों और युक्तियों डिवाइसेस को मिलाकर किया जाता है। किसको मिलाकर करते हैं? कंप्यूटर का निर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर इकाइयों और युक्तियों को मिलाकर किया जाता है, जिसे हम घटक कंपोनेंट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? घटक या कंपोनेंट भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की सभी इकाइयां मतलब ऑल यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और युक्तियां डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। जिस प्रकार हमारा बॉडी होता है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो मिलकर काम करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर के अलग अलग यूनिट मिलकर काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो जिस प्रकार बॉडी एक सिस्टम है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। क्योंकि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट से ये मिलके बना होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट से मिलके बना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक क्या है? कंप्यूटर भी तंत्र है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम जब संरचना के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर के निम्न भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। निम्न भागों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में समझते हैं। पहला है निविष्ट युक्तियां। निविष्ट युक्तियां मतलब इनपुट डिवाइसेस। हम सभी लोग जानते हैं कोई भी सिस्टम होगा उसमें इनपुट होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जो भी हम इनपुट कंप्यूटर के अंदर करेंगे उसका किस प्रकार प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद करते हैं निर्गत युक्तियां अर्थात आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो हमने देखा कि अगर हम कंप्यूटर के को भागों में बांटें तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज इनपुट कर सकते हैं। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जिसके माध्यम जो भी हम इनपुट डेटा करेंगे उसको हम किस प्रकार प्रोसेस कर सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। और तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब हमें जो हमने इनपुट किया था प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट क्या देता है, इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने समझा, देखा कि हम कंप्यूटर स्ट्रक्चर को अगर हम डिवाइड करें तो हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियों की बात करें, हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो जो निम्न प्रकार की है। कीबोर्ड बहुत ही कॉमन है, हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट के तहत आता है। कंप्यूटर में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट, तो हम कह सकते हैं कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट होता है। उसके बाद बात करते हैं माउस। माउस हम सभी लोग जानते हैं, माउस इनपुट डिवाइस भी है और माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। माउस क्या होते हैं? पॉइंटर्स होते हैं। चूंकि पॉइंटर की मदद से हम इनपुट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे माउस को इनपुट डिवाइस में भी रखते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस में भी रखते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अगर इनपुट डिवाइस है उसमें जो है आपका माउस भी है तो हम वहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंटिंग डिवाइस अलग से दिया है तो हम पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में भी बता सकते हैं। आगे ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल ये भी आप समझ सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो माउस का, जैसे माउस में क्या होता है, बॉल जो है नीचे की तरफ होता है, अगर माउस आपने देखा होगा, लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है अपोजिट होता है माउस का, उसमें बॉल जो है ऊपर की होते हैं। और बॉल को जब हाथ से हम मूव करते हैं तो ट्रैक या पॉइंटर वो आपके स्क्रीन में मूव करता है, ठीक। जनरली जो है ट्रैक बॉल का इस्तेमाल माउस की तरह ही हम किया करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल कम इस्तेमाल होते हैं। जॉय स्टिक नाम है, जॉय एंजॉय मतलब खेल के लिए। जॉय स्टिक भी अगर कार की स्टीयरिंग की तरह होती है, जनरली ये वीडियो गेम्स में खेल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं स्कैनर, ठीक। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कोई भी स्टिल इमेज होती है, हम स्टिल इमेज को कंप्यूटर के अंदर अगर हम डालना चाहते हैं तो हम किसके मदद से डालते हैं?
हम किसके मदद से आते हैं, हम जो है स्कैनर की मदद से हम कोई भी स्टिल इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। आगे अब बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, फोन की तरह, जैसे फोन में हम बोलते हैं तो माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी इनपुट, कौन से इनपुट, वॉइस इनपुट, कुछ जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ माइक्रोफोन हमारा लगा हुआ है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर के अंदर इस माइक्रोफोन की मदद से कंप्यूटर के अंदर जा रहा, तो माइक्रोफोन ये भी इनपुट है। वेब कैमरा, ठीक, जैसे हमने बात की स्कैनर की, इस स्कैनर की मदद से क्या होता है, स्टिल इमेज कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। अगर हम वेब कैमरा की बात करें तो वेब कैमरा से मूविंग इमेजेस, स्टिल इमेजेस, मतलब एक तरह से मूविंग जाता है। जनरली अगर हमें लाइव टेलीकास्ट करना होता है या हमें लाइव चैटिंग करना होता है तो वहां पे हमें वेब कैमरे की जरूरत होती है। अब आता है बारकोड रीडर। अक्सर आपने देखा होगा मॉल में, शॉपिंग मॉल में हर प्रोडक्ट के साथ एक बारकोड जुड़ा होता है। तो बारकोड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट के प्राइस से लेके एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बारकोड रीडर। बारकोड और रीडर की मदद से, तो बारकोड तो वो चीज़ होगी जो उसके अंदर बारकोड होता है और रीडर की मदद से हम उसको रीड कर लेते हैं, ठीक। तो ये भी एक आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस के तहत है कि हमने उसे इनपुट किया। अब आप बात करते हैं OCR, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी हम उसकी मदद से क्या करेंगे, रीड करेंगे। ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी जो है MICR, जिसे आपने चेक देखा होगा, चेक में छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर की मदद से उस चेक के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तो वो था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आगे हम बात करते हैं OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी रीड करने के लिए किसको रीड कर, OMR सीट, जैसे आप एग्जाम में आपने कई बार सुना हमें OMR सीट दीजिए, जो हम फिल करते हैं, जिसमें हम मार्क करते हैं और उस आंसर देते हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट करके ये चेक कर लिया जाता है कि कितने आंसर सही है या गलत, वो कहलाता है OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर। किम्बॉल टैग रीडर भी एक जो टैग्स होते हैं उन टैग को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन से आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, अर्थात स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करना, यानी जो हमने बोला उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट है लाइट पेन का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे कोई भी स्क्रीन है, जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ये आपका हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ पेन की तरह होती है और उसे बोलते हैं लाइट पेन, यानी वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को हम मार्क कर सकते हैं, वो कहलाता है लाइट पेन। आगे टच स्क्रीन, ये भी देखिए टच स्क्रीन है, हम टच कर रहे हैं, स्क्रीन को टच कर रहे हैं, ठीक, और ये इनपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो टच स्क्रीन भी आपका एक तरह से इनपुट है। इसी तरह होता है टच पैड भी एक पैड होता है, उसको हम टच करके वहाँ कंप्यूटर में चीज़ों को आप इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक टेबल। तो ग्राफिक टेबल क्या है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, अक्सर जो है ग्राफिक्स के रूप में होता है और टेबल होता है, वहाँ पे हम कुछ चीज़ को इनपुट के रूप में दे सकते हैं। आगे आता है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर आपने देखा होगा कि अक्सर ऑफिस में आजकल थंब इंप्रेशन लगे होते हैं। बायो मतलब जो भी बायोलॉजिकल हो, जैसे थंब है, रेटिना है, तो जो भी आपके बायो को सेंस करे, बायो मतलब होता है जीव, मतलब आपको जो भी जीवित व्यक्ति है उसे किसी ऑर्गन को वो सेंस करे, उसे बात बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। आजकल मोबाइल में भी आ गया, वो मोबाइल में आपके रेटिना को सेंस कर लेता है, अगर आप मैच करेगा तभी वो मोबाइल ओपन होगा, ठीक। थंब का बहुत कॉमन सी बात है कि आजकल अटेंडेंस के लिए थंब इंप्रेशन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर भी एक रीडर होता है, ये भी जब मशीन में पंच किया जाता है तो उसको उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उस इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। तो ये सब एग्जाम में काफ़ी पूछे आते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, लाइट पेन क्या है, टच स्क्रीन क्या है, टच पैड क्या है, ग्राफिक्स टेबल क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या है एंड पंच कार्ड रीडर क्या है।
अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं, इनपुट की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो पहला पार्ट था कंट्रोल यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, पहला क्या है, कंट्रोल यूनिट। दूसरी की बात करें तो क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ALU। आगे है मेमोरी यूनिट, ठीक है, क्या है, मेमोरी यूनिट। तो समझते हैं, कंट्रोल यूनिट नाम ही है, हर चीज को कंट्रोल करेगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे और लॉजिकल 2 होंगे। एक मैथमेटिक्स या 2 + 2 किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब A इज ग्रेटर देन B, ये क्या है, लॉजिक है। तो ये दोनों चीजों का प्रयोग कहाँ होगा, अर्थमेटिक है लॉजिक यूनिट में होगा। और तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट किसके लिए होता है, मेमोरी यूनिट में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या है, SRAM। ये एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। SRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। दूसरा है DRAM। DRAM आपका है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एग्जाम में काफ़ी इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और मेमोरी के अगर प्रकार की बात की जाए तो इसके बारे में पूछा जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है प्रॉम की बात करें तो प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रॉम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अब इसका अंतर मैं समझाता हूं। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इसमें जो मेमोरी होगी वो स्टैटिक होगी और रैंडमली एक्सेस की जाएगी, ठीक। DRAM की बात करें तो डायनेमिक, इसकी मेमोरी डायनेमिक होगी और रैंडमली एक्सेस की जाएगी, ठीक। अब आगे बात करते हैं रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन रीड, दैट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ और लिखना चाहें तो हम इसमें लिख नहीं सकते। प्रॉम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम के द्वारा हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम कोई चीज़ें इरेज करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन EPROM की बात करें तो EPROM में हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेजेबल, मतलब हम उसे इरेज भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी के प्रकार थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाते हैं मेमोरी क्या है और मेमोरी के प्रकार क्या क्या है। उसके और आगे हम लोग देखते हैं EPROM। अगर EPROM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये EPROM जो है हम आसानी के साथ कोई भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, जैसे कि आपका पेन ड्राइव है या आपका रीराइटेबल CD-ROM है, तो वहाँ पे हम कोई भी आसानी के साथ हम इसे इरेज कर सकते हैं। CD अब तो कभी काफ़ी कम दिखाई पड़ती है मार्केट में, पहले CD का प्रयोग काफ़ी होता था। तो CD की बात करें तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद DVD की बात करें तो ये है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CPU की बात करें तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये काफी एग्जाम में पूछा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हमने इसके बारे में बताया था। CPU 2 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से, अगर एग्जाम में पूछा है तो CPU 2 पार्ट से कौन कौन से मिलकर बना है, तो CPU बना है एक है CU, वन इज a CU, और दूसरा क्या है, ALU। CU का था मतलब क्या था, कंट्रोल यूनिट, और ALU की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। अभी हमने इससे पढ़ा था, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा ALU, ठीक। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। तो ये सब एग्जाम में काफी बार इनके शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं और इनके फुल फॉर्म बताने होते हैं। ये है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मेमोरी एक्सेस टाइम का क्रम देखते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम कि मेमोरी किस क्रम में एक्सेस होता है। तो सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम का क्रम, यानी मेमोरी का एक्सेस कितने तेजी से होगा। तो अगर हम बात करें सबसे फास्ट मेमोरी की, यानी सबसे फास्ट, सबसे तेज,
तो जो हमारा जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर की, लेकिन रजिस्टर काफ़ी छोटा होता है, जितनी तेज होगा उतना छोटा होगा, ठीक है। और रजिस्टर की मेमोरी किस में होती है, आपकी प्रोसेसर में होती है। उसके बाद आता है कैश मेमोरी, ठीक। तो सबसे रजिस्टर और कैश मेमोरी। उसके बाद आता है रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और उसके बाद हमारा आता है फ्लैश, या फ्लैश का मतलब यूएसबी, जो पेन ड्राइव की बात करते हैं उसकी बात करते हैं। और उसके बाद आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है, लगा होता है, ठीक। और जो सबसे स्लो होता है वो मैग्नेटिक टेप होता है। अब देखिए ये पिरामिड, पिरामिड जो बताता है ये सबसे जो टॉप पर है, यानी टॉप मतलब सबसे तेज है वो टॉप पर है, और जो सबसे धीमा है वो क्या है, बॉटम पर है। साइज में जो धीमा है उसकी साइज ज़्यादा होगी, और जो तेज है उसकी साइज सबसे कम होगी, मेमोरी सबसे कम होगा और महंगी भी होगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो कॉस्ट है, जो सबसे तेज मेमोरी है उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, और जो मेमोरी जो मेमोरी आपका क्या है, जो मेमोरी आपकी बड़ी है उसका स्पेस ज़्यादा है लेकिन वो स्लो काम करती है। क्या काम करती है, स्लो। स्लो मतलब धीमा। तो जो धीमा काम करती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन स्लो जो है ज़्यादा होती है लेकिन उसका कॉस्ट भी कम होता है, ठीक। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, ठीक। एक होती है इंटरनल मेमोरी जो अंदर होती है, जिसकी हमने बात किया। अब एक्सटर्नल जो हम बाहर से लगा सकते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो जो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी में आता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सीडी रोम की, हम लोग बात करते हैं, ठीक। सीडी रोम अब बहुत ही अनपॉपुलर है, पहले था अब उतना पॉपुलर नहीं है। अब आगे बात करते हैं CDRW। CDRW का मतलब होता है रीड एंड राइट। उसके बाद पेन ड्राइव की बात करें तो आजकल तो पेन ड्राइव काफ़ी कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये भी अब उतना कॉमन नहीं है, ठीक। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी उतना कॉमन नहीं पहले इस्तेमाल हुआ करता था, और बहुत ही फ्लॉपी डिस्क की हम बात करें तो बड़ा ही रिलायबल नहीं था। रिलायबल इन द सेंस कि मतलब अभी फ्लॉपी डिस्क में आपने कोई चीज़ स्टोर किया, थोड़ी देर बाद आप ले जाइए तो वही आपका फ्लॉपी डिस्क काम नहीं करता था। उसके बाद बात करते हैं डीवीडी की। डीवीडी जो है सीडी से बड़ा होता था, इसकी स्पेस ज़्यादा यूज करते थे। आगे बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे हमने आपको बताया पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी के तहत आता है। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड मतलब वो कार्ड जैसे आप बता सकते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह कार्ड, जैसे कि आजकल फास्टैग कार्ड चल रहा है, तो कार्ड जिसके अंदर कुछ वो जो सेंस किया जा सके उससे बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। क्लाउड स्टोरेज, आजकल जैसे कि गूगल का आपने यूज किया होगा गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव भी आपका क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। उसके बाद है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जैसे कि आप लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं और उसके स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इसको स्टोरेज को एक्सेस करेंगे वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक। तो ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की इकाइयाँ। एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, बड़ी इकाई क्या है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही कॉमन चीज़ सबको पता भी होना चाहिए। तो हम कंप्यूटर की इकाइयों की बात करें, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट है। सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। तो बिट क्या होती है हमें पता है, 0 या 1 होगा। दूसरा है 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल, ठीक। ये एग्जाम में निब्बल को लेकर कई बार एग्जाम मैंने देखे हैं, एग्जाम में पूछा गया एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक। एक निब्बल में 4 बिट होता है। आगे बात करते हैं 2 निब्बल। तो 2 निब्बल में क्या होगा, 1 बाइट होगा। क्यों 1 बाइट होगा, क्योंकि हमसे पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। अब आगे बात करते हैं 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब आता है 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। किलोबाइट को हम केबी से भी दर्शाते हैं। उसके बाद 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट।
मेगाबाइट को हम लोग MB भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1 GB। इस अभी सबसे छोटा बिट, ठीक है, बिट के बाद हम निब्बल बोल सकते हैं, निब्बल के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट। तो ये जो है हमें इसका पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यूनिट्स के बारे में। आइए और भी आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं, इसके आगे भी हैं। तो अब गीगाबाइट के बाद देखिए, जनरली लोग गीगाबाइट तक ज़्यादा जानते हैं, गीगाबाइट के बाद पूछने पर कई लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए क्योंकि अब बड़ा कॉमन हो गया है। गीगाबाइट की अगर हम बात करें तो होता है टेराबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या होता है? टेराबाइट। 10 से 24 तो कॉमन है। ठीक, आगे टेराबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट। ठीक, टेराबाइट को शो किससे करते हैं? टीबी। टेराबाइट इज इक्वल टू टीबी, पेटाबाइट इज इक्वल टू पीबी। उसके बाद होता है, पेटाबाइट के बाद क्या होता है? एक्साबाइट। क्या होता है? एक्साबाइट। एक्साबाइट किससे शो करते हैं? ईबी। ईबी इज इक्वल टू एक्साबाइट। उसके बाद एक्साबाइट के बाद क्या होता है? जेटाबाइट। एक्साबाइट के बाद क्या होता है? जेटाबाइट। जेटाबाइट का मतलब होता है जेड बी। उसके बाद बात करें जेटाबाइट के बाद बात करें तो जेटाबाइट के बाद होता है योटाबाइट, और योटाबाइट को शो करते हैं वाई और बी से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं योटाबाइट के बाद, योटाबाइट के बाद होता है ब्रॉन्टोबाइट। क्या होता है? ब्रॉन्टोबाइट। ब्रॉन्टोबाइट को हम कहते हैं बीबी से। उसके बाद होता है ब्रॉन्टोबाइट के बाद होता है, ये देखिए, जियोपाबाइट। ठीक है, जियोपाबाइट। जियोपाबाइट किसको कहते हैं? जीओपी से। तो देखिए हमने गीगाबाइट देखा, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोपाबाइट। ठीक, जनरली लोग गीगाबाइट की बात लेंगे इतना, और भी अगर आप जान लेंगे तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बड़े आसानी से आप बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब इसकी जानकारी बड़ी कॉमन नहीं है लोगों को। जनरली गीगाबाइट तक तो आम बात है, लेकिन इसके बाद भी, गीगाबाइट के बाद भी टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जीओपी बाइट। आगे एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन का पूछा जाता है, वो है एक कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। ये वर्ड बड़ा कॉमन है। अब पूछते हैं कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन अगर यही मेरा वीडियो कोई रशियन या जापानीज देख रहा होगा तो हो सकता है उसको मेरी बात समझ में ना आ रही हो। तो मेरी बात को समझने के लिए वो उसको क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसको जापानीज या रशियन में वो अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसलेट करेगा। सेम उसी प्रकार कंप्यूटर के साथ भी होता है। जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है। अब हम तो टाइप कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझेगा? तो उसके लिए कंपाइलर हुआ था, कंप्यूटर को समझाने के लिए। तो ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? ये दोनों ट्रांसलेटर है। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? दोनों क्या है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब, अब दोनों ट्रांसलेटर किस प्रकार के हैं? कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, मतलब पूरा प्रोग्राम पढ़ लेगा और इसको एक साथ कर देगा। ट्रांसलेशन का काम दोनों करते हैं, लेकिन कंपाइलर क्या करता है? एक बार पूरा पढ़ लेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर की बात करें तो प्रोग्राम को एक एक लाइन को अनुवादित करता है, मतलब एक एक लाइन उसको पढ़ता है। ठीक, ये पूरा एक बार पढ़ेगा और एक लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। लेकिन कंपाइलर ऐसा काम नहीं करता। कंपाइलर एक साथ पूरे को पढ़े करता है। दूसरा, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा अर्थात मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है। मतलब जब उसको ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को, तो उसमें अगर कोई भी एरर्स होती है तो उस एरर को क्या करता है? वो एक बार में बता देगा, भैया इसमें ये कमी है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन को मशीन की भाषा को में परिवर्तित कर उसी गलती, पहले एक लाइन करेगा, उसमें जो गलती आएगी वो बताएगा, फिर दूसरी लाइन करेगा, उसमें बताएगा। ठीक है, बताता था, उस दोष को दूर हो जाने पर आगे बढ़ता है। मतलब पहले जो एरर है, उस एरर को आप जब दूर करेंगे तब आगे का एरर बताएगा, भैया अब आगे ये गलती है।
लेकिन कंपाइलर के साथ ऐसा नहीं है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, पूरे प्रोग्राम में क्या क्या गलती है उसको एक बार बता देता है। आगे, अशुद्धियों अर्थात फॉल्ट को हटाने, रिमूव में तीव्र होता है, जल्दी से किया, हटा दिया। इसमें क्या है, अशुद्धियों को हटाने में रिमूव धीमा होता है। धीमा इसलिए होता है कि ये पूरा एक बार पढ़िए, एक बार हटाइए, उसमें एक कमी मिली तुरंत हटाए, तो इसलिए ये फास्ट होता है। संपादन में कम समय लेता है। अब एडिटिंग में पूरे को आपने एक साथ कर दिया तो कम समय लगेगा, इसमें संपादन में अधिक समय लगता है। क्यों, एक लाइन किया फिर चलाया, फिर एक लाइन किया फिर चलाया, तो इससे इसमें टाइम टेकन है। तो कंपाइलर, पहली चीज कंपाइलर इंटरप्रेटर है क्या, दोनों ट्रांसलेटर हैं। क्या काम करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारी बात को समझ सके। तो लेकिन अंतर क्या है, कंपाइलर एक साथ करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। अब एक और अंतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काफी कॉमन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन बहुत आसान है, सभी लोग जानते भी हैं। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। हार्डवेयर मशीन स्तर पर कार्य करता है। हार्डवेयर की बात करें तो ये मशीन लेवल पे काम करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश या इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, हार्डवेयर को कौन इंस्ट्रक्शन, अगर जैसे आपके पास प्रिंटर है लेकिन आपके पास प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है तो प्रिंटर काम नहीं करेगा। स्कैनर है लेकिन स्कैनर का ड्राइवर मतलब उसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम नहीं करेगा। लेकिन हार्डवेयर को चलाता कौन है, सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को देखा या स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, जो कोई भी हार्डवेयर उसको देखा सकता है, स्पर्श किया सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा जा या स्पर्श किया नहीं जा सकता। मतलब देखा और ना स्पर्श किया। देखना आप MS वर्ड इंस्टॉल है तो उस तरह तो दे सकते हैं, लेकिन आप कोई पूछे कि हार्ड डिस्क में आपका सॉफ्टवेयर दिखाओ तो उस तरह नहीं दिखा सकते। जब रन करे, एग्जीक्यूट करेगा उस समय दिखा सकते हैं। लेकिन प्रिंटर बिना रन किए आप देख, तो प्रिंटर रखा हुआ, मॉनिटर रखा हुआ, तो सॉफ्टवेयर को ना हम देख सकते हैं ना हम स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम स्पर्श भी सकते हैं। ये बड़ा ही कॉमन है और लोगों को पता होना चाहिए। और आगे बात करें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित या ऑपरेटर है। बिल्कुल सही बात हमने बता दिया कि हार्डवेयर चलाएगा कौन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। और हार्डवेयर किसके नियंत्रण में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में। बात वही है, यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ही चलाता है। यानी अगर हम समझे, अगर एक एनालॉजी समझे तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है। ठीक, और हार्डवेयर क्या, शरीर है। लेकिन अगर इसके अंदर से आत्मा निकल जाए, सोल निकल जाए तो शरीर क्या, बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो उसी प्रकार अगर हम हार्डवेयर में से सॉफ्टवेयर निकल जाए तो वो हार्डवेयर बेकार है। जैसे हमने कहा, प्रिंटर का ड्राइवर ना हो तो प्रिंटर काम नहीं करेगा। ठीक है, स्कैनर का ड्राइवर ना, स्कैनर नहीं काम करेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर को रन कराने के लिए। आगे देखते हैं, इनपुट, आउटपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग और नियंत्रण, ये सब हार्डवेयर के प्रकार है। यानी इनपुट डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सिस्टम की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, ये सब सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर जनरली से दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब क्या है, ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को रन करे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो जिसकी मदद से हम काम कर सकें वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बात करते हैं, हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हार्डवेयर पर जनरली कंप्यूटर वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सॉफ्टवेयर पर क्या है, सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बुरा प्रभाव
पड़ता है, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वायरस करप्ट कर देगा, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है करप्ट हो गया। तो करप्ट कौन किया? वो आपके सॉफ्टवेयर ने किया, ठीक। जबकि हार्डवेयर में ऐसा कुछ नहीं, हार्डवेयर की मशीन कोई खराब हो सकती है, लेकिन जनरली वायरस से वो इफेक्टेड नहीं होता। जैसे हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य में सभी गतिविधियों को व्यवहारिक अर्थात मैनेज करता है, ठीक। जैसे कि अगर हमको समझना चाहें, जैसे होटल होता है, होटल में वेटर होता है, तो वेटर का काम क्या होता है? कस्टमर और कुक के बीच में मध्यस्थता करता है। अगर वेटर ना हो तो हम डायरेक्ट कुक के पास न जाके कहें हमें ये चाहिए। सेम काम वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर और यूजर के बीच मध्यस्थता। हमने कहा कि हमें फाइल ओपन करना, हमने कमांड चलाया, अब वो कमांड प्रोसेसर के पास पहुंचा के वो आउटपुट हमें पहुंचाएगा। यानी क्या काम करता है? ये क्या मैनेज करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य में सभी गतिविधियों को व्यवस्थित या मैनेज करता है। अर्थात यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता अर्थात मीडिएटर की भूमिका अदा करता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कुक और कस्टमर के बीच में, ग्राहक और कुक के बीच में जो वेटर है वो काम करता है, वही वेटर वाली भूमिका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए, देखे, और आगे हम कुछ इससे रिलेटेड और चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।